नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 2, अधिगमकर्ता का विकास किशोर अधिगमकर्ता में। तो इस यूनिट का आज ये हमारा लास्ट वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हम 4 वीडियो इस यूनिट के पढ़ चुके हैं। जिन 4 वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास के बारे में विस्तार से हमने वहाँ पर चर्चा करी है। और आज हमारा जो लास्ट वीडियो है इस यूनिट का, इस लास्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में। और इसी के साथ हमारी ये जो दूसरी यूनिट है 6 यूनिटों में, तो ये दूसरी यूनिट भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे आगे हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जो वीडियो देखते हैं उनमें कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जब आपका कमेंट नहीं आता है तो हमें लगता है कि मैं आपको इस पॉइंट को या इस यूनिट को अच्छी तरह से समझा नहीं पाया हूँ। तो कमेंट अवश्य करें वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसका जो कंटेंट जो मैंने तैयार किया है आपके लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए, वो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा हमारा दूसरी यूनिट का ये लास्ट पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत। तो सबसे पहले इस विकासात्मक सिद्धांत में मैंने जो सिद्धांत लिया है उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है फ्रायड। तो सबसे पहला बिंदु जो याद करने का है वो यही है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो हमारा जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। और ये जो चीज़ें हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है मैंने कोर्स स्टार्ट करने से पहले, यूनिट स्टार्ट करने से पहले 3-4 वीडियो जो परिचयात्मक रूप में मैंने बनाए थे, जिसमें मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ थी, मनोविज्ञान के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन सभी चीज़ों की मैंने चर्चा करते हुए 3-4 वीडियो स्टार्ट में तैयार किए थे। तो यहाँ पर उसका रिवीजन भी हो रहा है और साथ में जो यूनिट से संबंधित पॉइंट है, कंटेंट है, वो भी हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। तो मन के आकारात्मक पहलू द्वारा फ्रायड ने इदम, अहम, पराहम शक्तियों के बीच की द्वंद्वात्मक स्थितियों के कार्यस्थल की परिकल्पना की है। यानी ये 3 प्रकार की उन्होंने शक्तियां बताई है मन के आकारात्मक पहलू द्वारा। तो ये 3 शक्तियां बताई है, वो किसके द्वारा बताई है? तो मन के यानी मस्तिष्क के आकारात्मक पहलू के द्वारा। कौन कौन सी 3 स्थितियां बताई है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इदम, अहम और पराहम, इनके बीच जो द्वंद्वात्मक शक्तियां हैं, स्थितियां हैं, उनके कार्यस्थल की परिकल्पना की है कि कौन से कार्यस्थल पर इन तीनों में आपस में द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। इसे ही उसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, यानी मन का विश्लेषण करना, मस्तिष्क का विश्लेषण करना। कितनी शक्तियों के द्वारा? 3, इदम, अहम, पराहम। इन तीनों के बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये कार्य करती हैं। यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 स्थितियों के बीच द्वंद्वात्मक स्थितियों के कार्यस्थल की जो परिकल्पना है, वही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। आगे हम देखें सिद्धांत के बारे में, तो फ्रायड ने मन के इस पहलू को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा पहलू? तो उसको हमने आपको अच्छी तरह से एक दूसरे को जोड़कर रखना है, आकारात्मक पहलू। तो इसी आकारात्मक पहलू को सिगमंड फ्रायड ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। तो दूसरा हमारा आज का याद करने का बिंदु है पहले सिद्धांत का, कि फ्रायड ने मन को या मन के पहलू को कितने भागों में विभाजित किया है। यह आपका पहला पढ़ा हुआ भी होगा रीट सेकंड ग्रेड आदि में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। फ्रायड ने मन की तुलना
तैरते हुए बर्फ़ के पहाड़ से की है, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर। यानी ये जो तीन जो भाग बताए हैं, इन तीन भागों में जो दो महत्वपूर्ण भाग हैं, चेतन और अचेतन। तो चेतन और अचेतन को जो फ्रायड ने है उसकी तुलना किससे की है? बर्फ़ के पहाड़ से। इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ टुकड़े से भी आप इसकी जो प्रयोग है जो समझ सकते हैं कि हम जैसे ही बर्फ़ का कोई टुकड़ा है और उस बर्फ़ के टुकड़े को हम पानी में डालेंगे तो उसका अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर होगा और उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर होगा। तो उसी तरह सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि मन का अधिकांश हिस्सा यानी 9/10 भाग, 10 भागों में से 9वां जो हिस्सा है, 9 हिस्से हैं वो पानी के अंदर होंगे और एक हिस्सा पानी के बाहर होगा। तो यहाँ पर याद करने का बिंदु है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो तैरते हुए बर्फ़ के पहाड़ से की है। अब सबसे पहले जो तीन इसने भाग बताए हैं मस्तिष्क के, उनमें पहले भाग पर हम चर्चा करें तो पहला भाग है चेतन। इस भाग का संबंध वर्तमान से है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारे ही आपको याद रखना है। तो चेतन से संबंधित पहला बिंदु है जो स्मरणीय है, याद करने योग्य है कि इस भाग का संबंध वर्तमान से है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चेतन मन का संबंध कौन से काल से है? तो ऑप्शन होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या तीनों से। तो हमें याद रखना है कि चेतन का संबंध वर्तमान काल से है। इस भाग में वे इच्छाएं, विचार एवं अनुभव होते हैं जिनका संबंध वर्तमान से है। तो बात वही है कि वर्तमान का मतलब है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं, विचार, अनुभव, और वो भी कौन से अनुभव? जिनका संबंध वर्तमान से है। इसीलिए इस चेतन भाग का जो संबंध है वो फ्रायड ने वर्तमान से बताया है। दूसरे भाग की हम बात करें तो दूसरा भाग है अर्धचेतन। चेतन और अचेतन का ये मध्य भाग है, क्योंकि पहला भाग है चेतन और तीसरा भाग है अचेतन, इसलिए इसको बीच का भाग बताया है, दोनों के बीच का। प्रयास करने पर इस भाग के विचार, भाव इत्यादि को चेतन में लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अर्धचेतन में जो विचार चले जाते हैं, जो हमारी थिंकिंग चली जाती है, उसको यदि व्यक्ति प्रयास करे तो उनको चेतन में लाया जा सकता है और उन पर कार्य किया जा सकता है। लेकिन अचेतन की हम बात करें तो अचेतन जो मन है, इस भाग के विचार व भागों को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। तो दोनों में, अर्धचेतन और अचेतन में यही अंतर है कि अर्धचेतन के विचारों को प्रयास करने पर चेतना में लाया जा सकता है या चेतन भाग में लाया जा सकता है, लेकिन अचेतन मन के विचार एवं भावों को पुनः चेतना में या चेतन मन में नहीं लाया जा सकता। तो क्या है? तो आगे कहते हैं कि इसके विचार या तो दैनिक क्रियाकलापों में व्यक्त होते हैं या सम्मोहन आदि, हिप्नोटाइज आदि जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जाना जा सकता है। तो जो अचेतन मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो स्वतः ही आपके जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें दिखाई देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि जो मैं कर रहा हूँ, ये व्यक्ति जो कर रहा है वो किसके अनुसार कर रहा है। अचेतन मन में जो विचार या फिर भाव पड़े हुए हैं उनके अनुसार वो क्रियाकलाप करता है। या फिर सम्मोहन आदि, सम्मोहन का मतलब है कि एक ये प्रयोग होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा किए जाते हैं कि व्यक्ति को बेहोश करके, और पूर्ण बेहोश नहीं किया जाता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो ना तो जागते हुए रहता है ना सोते हुए रहता है, और सम्मोहन उसको अर्ध बेहोश करके और उसके अचेतन मन के विचारों को जाना जा सकता है। तो इन दो ही क्रियाओं के द्वारा उसको जाना जा सकता है, लेकिन चेतन मन में उनको वापस नहीं लाया जा सकता। फ्रायड के अनुसार चेतन मन काम शक्ति यानी लिबिडो का भंडार ग्रह है। तो जो अचेतन मन है यानी तीसरा जो भाग है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो काम शक्ति का भंडार ग्रह है। काम शक्ति को यहाँ मनोविज्ञान की भाषा में कहा है लिबिडो। तो दूसरा यहाँ प्रश्न बनता है कि काम शक्ति का भंडार ग्रह फ्रायड ने मन के कौन से भाग को बताया है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो आपको जवाब देना है अचेतन को। अहम, परमाहम जो अभी हम पढ़े थे, अहम, परमाहम द्वारा
प्रतिबंधित की गई और दमित की हुई इच्छाएं, विचार, भावनाएं, प्रेरणाएं एवं संवेग इसकी विषय वस्तु होती है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि अचेतन मन में जो विचार हैं उनको चेतना में नहीं लाया जा सकता। तो अचेतन मन में कौन से विचार या भाव जाकर के अपना स्थान लेते हैं, तो उसको आपको याद रखना है कि अहम और परमाहम द्वारा प्रतिबंधित यानी रोक दी गई है जो, और दमित की हुई इच्छाएं यानी जिन इच्छाओं का व्यक्ति ने दमन कर लिया है या किसी कारणवश उनका दमन हो गया है, उनको, विचारों को, और दमित भावनाएं और दमित प्रेरणाएं या संवेग इसकी विषय वस्तु होती हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं वो चेतन मन में होती हैं। तो ये हमने जो 3 भाग देखे हैं मन के, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा भी गया, आप देख सकते हैं। तो तीनों को अच्छी तरह मैंने समझाने का प्रयास किया है और सारगर्भित शब्दों में मैंने इनकी व्याख्या भी की है। अब हम देखते हैं व्यक्ति की संरचना। तो फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना बताई है। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 मुख्य पद्धतियों, इदम, अहम एवं परमाहम द्वारा मिलकर बना होता है। तो यहाँ व्यक्तित्व का जो निर्माण है, जो संरचना है, केवल फ्रायड के अनुसार, क्योंकि हमने पहला जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और उसके जो प्रतिपादक हो फ्रायड। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 मुख्य पद्धतियों में बांटकर यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और तीनों हैं इदम, अहम और परमाहम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इदम क्या है और इसके बारे में क्या जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसको मनोविज्ञान की भाषा में या इंग्लिश में कहे तो इसको इड कहा जाता है, आईडी, और हिंदी में इसको कहते हैं इदम। तो इसकी व्याख्या है कि इदम मानसिक संसार अथवा आंतरिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मानसिक संसार या आंतरिक संस्कार, दोनों एक ही बात है, दोनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा इदम। आगे इस इदम की बात करें तो इसे वास्तविक मानसिक सत्यता कहा जाता है। तो वास्तविक मानसिक सत्यता किसे कहा जाता है? तो वो भी इड या इदम को कहा जाता है। इदम शुद्ध, असली, मूल ऊर्जा का बना होता है। ये इदम की विशेषताएं हैं। 3 बिंदु हमने इसकी विशेषताएं बताई है कि आंतरिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक मानसिक सत्यता इसे कहा जा सकता है, इदम शुद्ध, असली, मूल ऊर्जा का बना होता है। पूर्णतः अचेतन स्तर पर रहता है। तो जो इदम है वो किस स्तर पर रहता है? तो पूर्णतः अचेतन स्तर पर रहता है। शारीरिक आवश्यकताओं की तत्काल संतुष्टि चाहता है। यानी जो इड है वो चाहता है कि मेरी जो शारीरिक, यानी व्यक्ति की जो शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं वो तुरंत पूरी हो जाए, उनकी जो पूर्ति है वो तुरंत हो जाए और वह संतुष्ट हो जाए। आनंद के नियम से शासित, इड है वो आनंद के नियम से शासित है, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ आनंद चाहिए, वो आनंद की तलाश में रहता है। इसीलिए ऊपर वाले बिंदु में कहा गया है कि इड जो है वो तुरंत अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है ताकि उसको आनंद मिल सके। तो ये 4-5 जो बिंदु हैं वो इड से संबंधित थे। अगला हमारा भाग है ईगो। व्यक्तित्व संरचना का जो दूसरा भाग फ्रायड ने बताया है उसका नाम दिया है ईगो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अहम। ये वास्तविकता के नियम का पालन करता है। तो वास्तविकता के नियम का पालन कौन करता है प्रश्न बनता है? तो अहम करता है। इदम व परमाहम के मध्य संयोजनकर्ता का कार्य करता है। और जैसे हमने देखा था कि मन की 3 अवस्थाएं थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो अर्धचेतन बीच की कड़ी थी, चेतन और अचेतन के बीच की। उसी तरह से जो ईगो है वो भी इन तीनों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। किन किन के बीच का? इदम और परमाहम। तो दोनों के बीच का संयोजन करता है, जोड़ने का ये कार्य करता है और व्यक्ति के समुचित विकास के लिए ये आवश्यक है। तो यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इससे संबंधित कि व्यक्ति के समुचित विकास के लिए कौन आवश्यक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है अहम। फ्रायड ने अहम के चेतन बुद्धि माना है। तो फ्रायड ने अहम को, यहाँ पर के की जगह आपको को पढ़ना है कि फ्रायड ने अहम को चेतन बुद्धि माना है।
जिसका संबंध वास्तविकता से अधिक रहता है। तो यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि तीनों में से चेतन बुद्धि किसको माना गया है, तो हमारा जवाब हो जाएगा अहम को। अब संरचना का जो तीसरा बिंदु है सुपर ईगो, और उसको हिंदी में कहते हैं हम परमाहम। तो उसके बारे में हम देखें तो विकास बाद में, यानी सबसे बाद में जो विकास होता है, तो सबसे पहले इड का होगा, फिर अहम का होगा, और लास्ट में इसका परमाहम का होता है। समाजीकरण का ये स्रोत होता है, क्योंकि हमने जब इसी यूनिट के जो विकासात्मक जो सिद्धांत पढ़े हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, उनमें भी हमने पढ़ा है कि सामाजीकरण जो है वो व्यक्ति की किशोर अवस्था या उत्तर किशोर अवस्था में सामाजीकरण का विकास होता है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसका विकास बाद में होता है। तो यही जो है सुपर ईगो जो सामाजीकरण का स्रोत होता है, ये चेतन होता है और न्याय संबंधी प्रक्रियाओं की मुख्य कार्यशाला। तो इसकी जो कार्यशाला है वो न्याय संबंधी प्रक्रियाओं की मुख्य कार्यशाला इसको माना जाता है। तो इस तरह से तीनों के बारे में जो प्रमुख जानकारियाँ वो आपको याद रखनी है। तो एक हमारा सिद्धांत पूरा हो चुका है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और उसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। दूसरा हमारा सिद्धांत है विकासात्मक सिद्धांत, मनोगतिक या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का जो विकास है वो भी सिगमंड फ्राइड को ही जाता है। यानी चाहे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रश्न आए तो उसके प्रतिपादक भी फ्राइड बताना है, चाहे मनोगतिक सिद्धांत आए उसके प्रतिपादक भी फ्राइड है, या फिर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो भी फ्राइड है। तो पहला बिंदु यही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय है सिगमंड फ्राइड को। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो मनोलैंगिक अवस्था में फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, क्योंकि हमारा बिंदु है, दूसरी यूनिट है वो व्यक्तित्व विकास के ऊपर है, विशेष रूप से किशोर अधिगमकर्ता के विकास पे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि इसकी 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो शॉर्ट में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था जो बताई है सिगमंड फ्राइड ने वो बताई है मुखीय अवस्था, और इसकी जो समय सीमा है वो जन्म से 8 माह तक। और ये पांचों के पांचों जो अवस्थाएं हैं वो काम शक्ति से इनका संबंध है। तो इनकी आपको समय सीमा याद रखनी है, और कौन सी अवस्था में काम पूर्ति कहाँ से होती है, ये 2 बातें इस पॉइंट में आपको याद रखना है। तो मुखीय अवस्था की जो अवधि है वो बालक के जन्म से और 8 माह तक रहती है, और इस मुखीय अवस्था में काम शक्ति की पूर्ति बालक होठ, मुंह या जीभ से करता है। यानी दूध पीते हुए अपने होठों, मुंह और जीभ से उसकी जो काम इच्छा है उसकी वो पूर्ति हो जाती है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है गुदीय अवस्था। इसकी जो समय सीमा है वो 8 माह से 3 वर्ष है, क्योंकि जन्म से 8 माह तक मुखीय अवस्था है और 8 माह से 3 वर्ष तक दूसरी अवस्था गुदीय अवस्था है। इसमें जो बालक है वो अपनी जो काम इच्छा है वो मल मूत्र त्याग से, ये उनका संबंध, तो मल मूत्र त्याग से ही उसकी जो प्राकृतिक जो काम इच्छा है, काम शक्ति है, काम इच्छा है, उसको वो पूर्ति उसकी कर लेता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण मैं जो बिंदु है, जो हर अवस्था में 2 ही जो मैंने आपको बताया भी है कि इनकी समय सीमा क्या है और इसकी जो काम इच्छा है वो कैसे पूर्ति होती है, कौन सी अवस्था में। तीसरा है लिंग विधान अवस्था। इसकी जो समय सीमा है वो 3 से 5 वर्ष तक। इसमें वो अपनी काम इच्छा की पूर्ति अपने अंगों को स्पर्श करके और इस तरह से वो अपने काम इच्छा की पूर्ति करता है। चौथी अवस्था है अप्रत्यक्ष अवस्था, 5 से 12 वर्ष। इस अवस्था में काम इच्छा है वो शांत रहती है, इसीलिए इसको कहा है अप्रत्यक्ष अवस्था। इसमें कोई भी काम इच्छा की जो दिखावट है या प्रस्तुति है वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। और 5वीं जो अवस्था है सिगमंड फ्राइड ने जो बताई है वो है जननेंद्रिय अवस्था, 12 से 20 वर्ष तक। इस अवस्था में जो नेचुरल काम शक्ति है वो प्रकट होती है, और ये 5 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। समय सीमा मैंने आपको बता दी है, और किस तरह से काम पूर्ति वो बालक करता है ये 5 अवस्थाओं में आपको याद रखना है। तीसरा हमारा सिद्धांत है
एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो सिद्धांत दिया एरिक्सन ने। तो इस वीडियो का ये तीसरा सिद्धांत है। ऊपर वाले दोनों सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। तो करते हैं चर्चा इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो एरिक्सन के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं के दौरान मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं का मतलब है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो उन विभिन्न अवस्थाओं के दौरान जो मनोसामाजिक विकास है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी 8 अवस्थाएं हैं। तो जैसे सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक अवस्था के 5 अवस्थाएं बताई हैं, उसी तरह से आपको याद रखना है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो उनकी संख्या है 8। तो कौन कौन सी है? तो प्रत्येक अवस्था के बारे में अपन यहाँ देखते हैं। तो पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी प्रथम वर्ष। तो जीवन के प्रथम वर्ष में इन दोनों चीज़ों के बीच में द्वंद्व रहता है, विश्वास और अविश्वास के बीच में। और हर अवस्था में एरिक्सन ने दो दो चीज़ें बताई हैं, तो दोनों ही आपको याद रखना है और इनकी अवस्था सिर्फ याद रखनी है। अगली अवस्था है 8 में से स्वशासन बनाम लज्जा, यानी स्वशासन और लज्जा, शर्म, इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है और इसकी जो अवस्था है वो 2 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था है उपक्रम बनाम अपराध। उपक्रम का मतलब कोई कार्य करना और उसके विपरीत अपराध। इसकी अवस्था है 4 से 5 वर्ष। परिश्रम बनाम हीन भावना, तो 6 से 11 वर्ष। तो इस उम्र में जो बालक है वो परिश्रम करता है और उसको यदि फीडबैक नहीं मिलता है तो हीन भावना आती है। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है और इसकी उम्र होती है 6 से 11 वर्ष। पांचवा है पहचान बनाम पहचान की संकट, 12 से 18 वर्ष। तो किशोर अवस्था इसको हम मान सकते हैं। तो किशोर अवस्था में हमने पढ़ा भी है कि बालक एक पहचान स्थापित करना चाहता है, समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है और वह हमेशा सोचता है कि उसकी जो पहचान है वो संकट में है, तो पहचान बनाता है और पहचान की संकट की उसे चिंता हमेशा सताती रहती है। तो ये उम्र है 12 से 18 वर्ष। छठी जो अवस्था है वो है घनिष्ठता बनाम पृथकता, 18 से 35 वर्ष। तो इसमें भी हमने देखा कि उत्तर किशोर अवस्था में जो बालक है उनके जो मैत्री संबंध है, उसके जो आपसी संबंध वो स्थायी होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं घनिष्ठता बनाम पृथकता। पृथकता का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रों का अलग होना। इन दो चीज़ों के बारे में उसका जीवन जुड़ा रहता है। सातवीं अवस्था है उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। उत्पादनशीलता का मतलब होता है संतान उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति और उसमें अवरोध। इस उम्र की जो समय सीमा है वो 35 से 65 वर्ष। और लास्ट जो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास की अवस्था बताई है वो है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा और उसकी उम्र है 65 से अधिक, यानी 65 से अधिक आयु का व्यक्ति है वो अपने आप को सत्यनिष्ठा मानता है, यानी वो चाहता है कि मैं सत्य बोलूं और सत्य के सहारे मैं जीवन यापन करूं। लेकिन उसे जब वो इस चीज़ का पालन नहीं कर पाता या इस चीज़ का उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 8 अवस्थाएं हैं और 8 अवस्थाओं के नाम में ही उसकी जो व्याख्या है, उसका जो वर्णन है वो छिपा हुआ है और उसके सामने मैंने इसकी जो समय सीमा है कि कौन सी उम्र कब तक रहती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई है। तो महत्वपूर्ण ये 3 सिद्धांत थे। अब हम जो अन्य सिद्धांत है उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अन्य सिद्धांत है आकस्मिक विकास व त्वरित विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है, चाहे उसको आकस्मिक सिद्धांत कह लो या त्वरित विकास का सिद्धांत, दोनों एक ही के नाम है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्टैनले होल। तो यहाँ सिर्फ आपको यही याद रखना है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले होल, या त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा जवाब हो जाएगा स्टैनले होल। अगला है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इसका जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक है और इसके जो सहायक हैं बाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो होलिंगबर्थ व किंग। तो महत्वपूर्ण है क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। तो ये हो गए हमारे 5 सिद्धांत जिनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी है। अब हम जो पूरी यूनिट है उस पूरी यूनिट का यहाँ पर सार रूप में एक बार फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि कौन सी अवस्था में किस तरह का संवेग रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किशोर अवस्था और संवेग। तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से संघर्ष और तूफान का काल।
और इस सार में हमारे जो सारे विकास हैं, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, जो सारे के सारे आ जाएंगे, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और अन्य जो छूट गए हैं जो पॉइंट, वो भी इस सार में आपके आ जाएंगे। तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास, दो विकास जो हमने पढ़े हैं, उनकी दृष्टि से जो किशोर अवस्था है वो संघर्ष और तूफान का काल मानी जाती है। तो क्योंकि हमारा जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है व्याख्याता की भर्ती की साइकोलॉजी में, वो है किशोर अवस्था। तो कौन कौन से विकास में इसको संघर्ष और तूफान का काल माना है, तो आपको याद रखना संवेगात्मक और सामाजिक विकास में। दूसरा है मन की असुरक्षा, सामाजिक मान्यता की समस्याएं, स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहता है। तो इस अवस्था में, किशोर अवस्था में जो बालक है वो मन में असुरक्षा महसूस करता है, सामाजिक मान्यता की उसके सामने समस्याएं आती है और वह स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहता है। किशोर अवस्था में आगे संवेगों की हम बात करें तो विपरीत लिंग में उसकी रुचि होती है और मित्रों पर अधिक विश्वास, यानी परिवार और माता पिता से ज़्यादा उसे मित्रों पर विश्वास होता है। तो ये तीन अवस्थाएं हमने सार रूप में यहाँ पर देखी है। अब हम देखते हैं किशोर अवस्था और बौद्धिक विकास। तो संवेग हमने देख ही लिए, अब किशोर अवस्था का संबंध हम बौद्धिक विकास से देखें तो मस्तिष्क का इस अवस्था में यानी किशोर अवस्था में पूर्ण आकार व भार विकसित हो चुका होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। यहाँ पर आपको इसको स्मरण पढ़ना है। तो किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास की बात करें तो इन शक्तियों का विकास हो जाता है। कौतूहल, जिज्ञासा और चंचलता का काल इसे हम कह सकते हैं। तो बौद्धिक विकास के संदर्भ में किशोर अवस्था को हम कौतूहल का काल, जिज्ञासा का काल और चंचलता का काल हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं किशोर अवस्था और सामाजिक विकास। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के सार के रूप में हम देखें तो यौवन आरंभ होने और वयस्क होने के बीच का इसको संक्रमण काल कहते हैं। तो यौवन आरंभ भी है किशोर अवस्था में और वयस्क होने का प्रारंभ भी इसको माना जाता है। सामाजिक विकास अत्यधिक विस्तृत, यानी किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास है बहुत ही विस्तृत रूप से हो चुका होता है और मैत्री संबंध अधिक गहरे और स्थायी हो जाते हैं। समूहों के प्रति उसका मोह हो जाता है, ग्रुप के प्रति उसका बिल्कुल वो भक्त बन जाता है। आत्म प्रदर्शन, वीर पूजा, नेतृत्व भावना, पार्टी में भाग लेना, समाज सेवा करना, मनोरंजन आदि में उसकी रुचि रहती है। तो सामाजिक विकास के बारे में किशोर अवस्था की बात करें तो किन किन चीज़ों में उसकी रुचि होती है? आत्म प्रदर्शन, यानी खुद को प्रदर्शित करने की उसकी इच्छा होती है। वीर पूजा में उसकी इच्छा होती है। लीडरशिप करने में उसकी इच्छा होती है। इंजॉय इन द पार्टी उसकी इच्छा होती है। समाज सेवा में उसकी इच्छा होती है। एंटरटेनमेंट करने में उसकी इच्छा होती है, रुचि होती है। किशोर अवस्था और नैतिक विकास, तो काम प्रवृत्ति विशेष रूप से तीव्र होती है। यौन शिक्षा का नैतिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था में यौन शिक्षा का नैतिक विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दमन से अधिक शोधन की आवश्यकता। तो इस नैतिक विकास के संदर्भ में हम बात करें तो जो किशोर की जो इच्छाएं हैं उनको दमित करने की बजाय उसमें वो शोधन करना चाहता है, उसका संशोधन करके उनको लागू करना चाहता है। धर्म के प्रति स्वाभाविक उसकी रुचि बढ़ जाती है। नैतिक विकास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा, और धर्म की शिक्षा के द्वारा ही जो उसकी जो काम शक्ति जो प्रबल है उसको हम निष्कासित कर सकते हैं, थोड़ा उसमें कमी ला सकते हैं। अच्छे और बुरे में अंतर की क्षमता, महापुरुषों, साधु संतों, साहित्यकारों, अभिनेताओं का प्रभाव। तो किशोर अवस्था में नैतिक विकास की बात करें तो उसके नैतिक विकास पर हम पहले भी पढ़े हैं जब हमने अलग से नैतिक विकास पढ़ा था। यहाँ भी आपको याद रखना है कि उसके जीवन पर महापुरुषों, साधु संतों, साहित्यकारों या फिर फिल्म और जो सीरियल्स के जो अभिनेता हैं, उपन्यासों के जो अभिनेता हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। किशोर अवस्था के बारे में कहा है वुडवर्थ ने कि किशोर अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अगला है हमारे मस्तिष्क हमारे वातावरण के प्रति व्यवहार से विकसित होते हैं, और इन्होंने कहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, वो हमारे आसपास के वातावरण के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसी व्यवहार से विकसित होता है। तो आज की वीडियो में हमने विकासात्मक सिद्धांत के साथ साथ
जो हर प्रकार का जो विकास है किशोर अवस्था में, उसके सार की भी यहाँ पर चर्चा करी है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से और एक विश्वासपूर्ण कंटेंट के साथ, और आप देख ही सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो तैयारी है वो आपकी हो सके और आपका चयन यहाँ से निश्चित हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।